घंटी सवेरा होते ही मानवी की बंधी बंधी दिनचर्या आरंभ हो गई थी। कई बार उसे लगता था ना कभी सूरज उगना छोड़ेगा और ना कभी उसकी दिनचर्या बदलेगी। वही फ्रेश होकर पति मयंक और बेटे यश का पहले नाश्ता, फिर टिफिन तैयार करना, बीच में माँ जी को बैठाकर चाय पकड़ाना और खुद की ठंडी हो चुकी चाय को एक घूंट में गले से नीचे उतारकर सवेरे की चाय की खाना पूर्ति करना। इन सब में एक सेकंड भी इधर उधर होना मतलब स्कूल या ऑफिस में से किसी एक की देरी होना। मानवी ने पराठा सेकने के लिए तवा पर चढ़ाया ही था कि माँ जी की घंटी बज गई। माँ टिफिन तैयार कर रही है, अभी आ जाएगी। मयंक ने मोबाइल पर नजरें गड़ाए हुए ही चिल्लाकर जवाब दिया। मोबाइल के नीचे ताजा अखबार भी इस उम्मीद में खुला पड़ा था कि कोई उस बेचारे पर भी नजर मार ले, लेकिन आज भी मयंक की मोबाइल पर ही फिसलती निगाहों ने नाश्ता समाप्त होने पर उसके पन्ने पलटकर उसे हमेशा की तरह कृतार्थ मात्र कर दिया। जिसे सही मायनों में उसकी कदर थी और जो उसका एक एक अक्षर पढ़ना चाहती थी, वह तो सब कामों से निवृत्त होते होते इतना थक जाती थी कि पढ़ने की ऊर्जा ही समाप्त हो जाती थी। देर रात गई कभी लेकर बैठती भी तो मयंक यह कहकर रखवा देते, अभी कुछ देर में नया आ जाएगा, वही पढ़ लेना, सो जाओ और सोने दो। माँ जी की घंटी फिर बजी तो मयंक उठ खड़ा हुआ। मानवी ने उम्मीद से उस ओर देखा, किंतु निराशा ही हाथ लगी। मयंक टिफिन लेकर निकल चुका था। मानवी झुंझला उठी, हर काम की जिम्मेदारी उसकी क्यों समझी जाती है? मयंक भी तो अपनी माँ के पास जाकर पूछ सकते थे कि उन्हें क्या चाहिए, और सिर्फ पूछे क्यों, पकड़ा भी सकते थे। मानवी को आश्चर्य होता, माँ जी की घंटी की तीव्रता उसे इतना बेचैन कर देती है, किंतु मयंक के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। ठंडी चाय का घूंट हलक से नीचे उतारकर मानवी माँ जी के कमरे की ओर लपकी। ओह, कांपते हाथों से चाय छलककर बिस्तर और कपड़ों पर फैल गई थी। अपराधी सी गठरी बनी बैठी माँ जी को देखकर मानवी के दिल में ढेर सारी सहानुभूति उमड़ आई। अरे, आप बोल देती ना कि चाय गिर गई। माँ जी को संभालते मानवी अपना ही अपेक्षा पर शर्मिंदा हो उठी। माँ जी आजकल बोलते हुए इतना अटकने और हाँपने लगी थी कि खुद उन दोनों ने ही उन्हें आवाज लगाने की मनाही कर रखी है और समाधान के तौर पर पूजा वाली घंटी उनके पास रख दी है। आपने चाय भी पी या सारी गिर गई? सब गिर, कोई बात नहीं, मैं दूसरी बना कर लाती हूँ। माँ जी को कांपते हाथों से बिस्तर झाड़ते देख मानवी ने उन्हें रोक दिया। अनीता आने वाली है, अभी सब कर देगी। पड़ोस से खटर पटर की तेज आवाजें आने लगी तो मानवी ने दोनों कानों पर हाथ रख लिए। उफ, एक तो इन रिनोवेशन के मारे नाक में दम है, जाने कब खत्म होगा। बड़बड़ाती मानवी रसोई में जाकर चाय बनाने लगी। तब तक नीता आ गई। उसे देखकर मानवी के चेहरे पर सुकून बिखर गया। चाय गिरा दी है, संभाल जरा, मैं दूसरी चाय बनाकर ला रही हूँ, अब तू ही पिला देना, उन्हें मत पकड़ाना। खोलती चाय के साथ बीते समय की स्मृतियां मानवी के स्मृति पटल पर दस्तक देने लगी। जब मानवी इस घर में दुल्हन बनकर आई तब माँ जी यानी सासू माँ कितनी फिट थी। मानवी के सुनने में आया था कि शादी की सारी तैयारियां उन्होंने अकेले ही कर ली थी। पूरे घर की व्यवस्था उन्होंने इतनी चुस्ती फुर्ती से संभाल रखी थी कि मानवी देखकर दंग रह जाती थी। कामकाजी बहू से उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। बेटे मयंक की तरह वो उसके लिए भी नाश्ता टिफिन सब तैयार कर देती थी। मानवी को संकोच होता तो वो उसे दुलारने लगती। मुझे सास नहीं अपनी माँ समझा कर, मुझे अच्छा लगेगा। दीदी तू अधिकार भाव से मुझसे कुछ मांगेगी या कहेगी? मयंक तो घर के प्रति पहले ही लापरवाह था। अब मानवी ने उसके कपड़े मोजे आदि निकालने की जिम्मेदारी भी संभाल कर उसे और भी लापरवाह बना दिया। माँ जी शिकायत भी करती और बेटे बहू का प्यार देखकर खुश भी होती। उनकी खुशी तो दुगनी तब हो गई जब मानवी के पांव भारी हुई। मानवी तो आखिरी महीने तक ऑफिस जाना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर ने जटिल केस बताते हुए बेड रेस्ट की सलाह दी तो घर वालों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई थी। बेटी, नौकरी जरूरी नहीं है, अपने स्वास्थ्य की फिक्र कर, मैं संभाल लूंगी सब। माँ जी ने हौसला दिया था। आरंभ में मेडिकल, फिर बिना वेतन और अंततः मानवी को बेमन से नौकरी छोड़ने का निर्णय लेना पड़ा था। प्राइवेट नौकरी तो घर की खेती होती है, जब तू करने लायक हो दूसरी कर लेना, कि चिंता करती है। इस अवस्था में तेरा खुश और चिंता मुक्त रहना ज्यादा जरूरी है। माँ जी की दिलासा और हौसला अफजाई से मानवी को तब बहुत सहारा मिलता था। यह शायद माँ जी की अतिशय देखरेख ही थी कि इतने जटिल केस के बावजूद मानवी सामान्य प्रसव से यश को जन्म दे पाई थी। अभी सब भरपूर खुशियां भी न मना पाए थे कि डॉक्टर ने अगली चेतावनी दे दी। डॉक्टर के अनुसार बच्चा बहुत कमजोर था और उसे भरपूर देखरेख की आवश्यकता थी। माँ जी ने एक बार फिर कमर कस ली थी। उनकी हिम्मत देखकर मानवी और मयंक को भी जोश आ गया था। यश के 2.5 साल के होते होते डॉक्टर ने उसे भी हरी झंडी दिखा दी। मानवी ने फिर से नौकरी शुरू करने का मन बनाना आरंभ ही किया था कि स्वास्थ्य हसमुख माँ जी को अचानक ब्रेन स्ट्रोक हो गया। पूरा परिवार हिल गया था। यदि नींव ही डगमगा जाए तो इमारत का अक्षुण्ण खड़े रहना कैसे संभव है? समय रहती माँ जी को चिकित्सा उपलब्ध हो जाने से जान तो बच गई, पर शरीर की सारी ऊर्जा निचुड़ सी गई थी। बिना किसी सहारे के उठना बैठना भी उनके लिए दुर्भर हो गया था। हाथ पांव कमजोरी के कारण कांपते रहते थे।
मुंह से कोई शब्द निकालने में इतना प्रयास करना पड़ता कि शरीर पस्त हो जाता। इसके बाद भी निकले टूटे फूटे शब्दों को जोड़कर समझने में सामने वाले को भारी मशक्कत करनी पड़ती थी। हर वक्त माँ जी के पास बने रहना संभव नहीं था। निदान स्वरूप पूजा की घंटी उनके पास रख दी गई। यश का प्री स्कूल में एडमिशन हो जाने से मानवी का कार्यभार कुछ हल्का हुआ था, पर माँ जी के बिस्तर से लग जाने से उसे कुछ भी सूझना बंद हो गया था। सवेरे उन्हें तैयार करने और एक बार खिला पिला देने के लिए नीता नामक नर्स की व्यवस्था हुई तो मानवी को थोड़ी सांस आई, पर फिर भी दिन भर उन्हें संभालती वह बेहद थक जाती थी। कभी माँ जी के हाथ से खाते हुए चम्मच छिटक जाता, कभी पानी का गिलास खाली, कभी बाथरूम जाने की हरारत, कभी ठंड तो कभी पसीना। मानवी को लगता घंटी आ जाने से माँ जी की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। घंटी उनके लिए भले ही राहत लेकर आई हो, मानवी के लिए तो सिरदर्द बन गई थी। सोते जागते उसके कानों में घंटी की आवाज़ गूंजती रहती। जरा सा अनसुना करने पर घंटी की आवाज़ तीव्र हो जाती और मानवी के पहुंचने तक बजती ही रहती। झुंझलाहट से भरी मानवी सोचने पर मजबूर हो जाती कि इतना मरियल शरीर जो करवट भी स्वयं नहीं ले पाता, एकाएक इतनी जोर से घंटी बजाने की ताकत कहाँ से जुटा लेता है। हालांकि यह झुंझलाहट कुछ पलों की ही होती थी। माँ जी के पास पहुंच उनकी जरूरत जानकर यह सहानुभूति में तब्दील हो जाती थी। एक बार तो माँ जी को फिर से हल्का स्ट्रोक आया हुआ था। डॉक्टर ने ऐसी आपातकालीन स्थिति के लिए एक टैबलेट दे रखी थी जो तुरंत उनके मुंह में रख देनी होती थी। माँ जी को अब ऐसे किसी खतरे का पूर्वाभास हो जाता था और वो तुरंत घंटी बजाकर मानवी को बुला लेती थी। इतनी सेवा के बाद भी माँ जी की स्थिति में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हो रहा था, बल्कि स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा था। इसके साथ ही तबीयत पूछने आने वाले रिश्तेदारों के घर में आवाजाही बढ़ती जा रही थी। दूर दराज से माँ जी के भाई बहन भतीजे भतीजियाँ आते तो स्वाभाविक रूप से घर पर ही रुकते। मानवी का कार्यभार दुगना तिगुना चौगुना तक हो जाता। परिस्थिति की नजाकत समझते हुए बस सब कार्यभार संभाले हुए थी। आज तड़के ही बनारस मामा मामी जी को नाश्ता करवाकर साथ खाना बांधकर रवाना करने के बाद मानवी को थकान के मार चक्कर सा आने लगा था। आज सर्दी भी कड़ाके की थी। मयंक और यश का टिफिन तैयार कर वह फिर से रजाई में दुबक गई। अत्यंत गहरी नींद में उसे माँ जी की घंटी बजने का सा आभास हुआ तो वह रजाई में और अंदर सरक गई। अजीब है, वह भी सपने में भी उसके कानों में घंटी ही बजती रहती है। लगभग 2 घंटे की गहरी नींद लेकर मानवी उठी तो काफी फ्रेश महसूस कर रही थी। खिड़की से छन छन कर आती धूप बेहद भली लग रही थी। एक भरपूर अंगड़ाई लेकर मानवी ने बिस्तर छोड़ा। मयंक और ये जा चुके थे, पर पूरा घर बिखरा पड़ा था। लेकिन नींद पूरी हो चुकने के कारण आज मानवी को झुंझलाहट नहीं हुई। मैले कपड़े मशीन को सुपुर्द करने जाते वक्त उसने माँ जी के कमरे में झांका। उठकी हुई रजाई में कोई हलचल न देख उसे राहत की सांस ली। आज तो माँ जी भी भाई भाभी को रवाना कर तान कर सोई लगती है। चलो सोने दो, चाय बनाकर ही उठाऊंगी, तब तो सारा काम समेट लेती हूँ। रसोई समेटी तब तक कपड़े धुल गए थे। उन्हें फैलाकर मानवी नहाने घुस गई। कमाल है, माँ जी आज अभी तक सो रही है। हमेशा तो अब तक घंटी बजा ही देती हैं। चाय चढ़ाती मानवी ने सोचा, अब तो नीता भी आने वाली है, चलो उसके लिए भी चाय बना देती हूँ। मानवी ने चाय में पानी डाला ही था कि नीता आ गई। तुम्हें याद कर रही थी, फटाफट माँ जी को तैयार कर, तब तक चाय तैयार हो जाएगी। दरवाजा बंद कर मानवी प्लेट में बिस्कुट निकाल ही रही थी कि नीता की हड़बड़ाहट भरी पुकार ने उसे चौंका दिया। नीता ने नींद में ही माँ जी के गुजर जाने की सूचना दी तो मानवी स्तब्ध खड़ी रह गई। पर अभी तड़के मामा मामी जी रवाना हुए, तब तो उन्होंने उनसे बात की थी, फिर वापिस सो गई थी। बुत बनी मानवी को कब नीता ने बैठाया, मयंक को फोन कर बुलाया। मानवी को कुछ भी याद नहीं था। सारे रिश्तेदार एकत्रित हुए, दाह संस्कार हुआ। मानवी कठपुतली की तरह रिश्तेदारों के निर्देशानुसार सब करती रही। रिश्तेदार उसे ढांढस बंधाते, तुमने तो बहुत सेवा की उनकी, तुम्हारी वजह से ही इतने दिन और जी ली, वरन तो शरीर में शेष ही क्या रह गया था। प्रत्युत्तर में मानवी खोई खोई सी उन्हें ताकती रहती। वह किससे कहे कि अपराध बोध का एक कांटा उसके सीने में गहरे तक धंस गया है, जो उसे न चैन से सोने देता है, न उठने देता है, न बैठने। क्या उस दिन गहरी नींद में उसने सचमुच माँ जी की घंटी की आवाज़ सुनी थी, या वह एक सपना मात्र था? यदि माँ जी ने सचमुच घंटी बजाई होती और उसने अनसुना किया होता तो माँ जी और जोर जोर से तो घंटी बजाती रहती जब तक कि वह रजाई छोड़कर ना उठ जाती। मानवी की अंतरात्मा ने तर्क किया, हाँ उन्होंने बजाई थी, खूब जोर जोर से बजाई थी, तुम ही घोड़ी बेचकर सोती रही, उन्हें स्ट्रोक आया और सब खत्म। अंदर से दूसरी आवाज ने प्रतिकार किया, नहीं। मानवी अकेले में जोर से चिल्ला उठी। आसपास देखा, कोई भी तो नहीं था। आज सवेरे ही तो बाकी के रिश्तेदार रवाना हुए थे यश को स्कूल छोड़कर। आज से मयंक ने भी ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। वह घर में अकेली है, नितांत अकेली। जिंदगी में पहली बार माँ जी भी नहीं है। मानवी की सहमी सी निगाहें माँ जी के कमरे की ओर उठ गई। यह क्या? उसके कानों में अचानक माँ जी की घंटी की आवाज कैसे गूंजने लगी। उफ, मैं पागल हो जाऊंगी। मानवी ने दोनों कानों पर हाथ धर लिए, पर घंटी की आवाज आती रही। वह फिर
सपना देख रही है, वह भी जागती आंखों से। मानवी ने खुद को चिकोटी काटी। नहीं, यह सपना नहीं है। तो फिर क्या माँ जी की भटकती आत्मा घंटी बजा रही है? वैसे मानवी की रोंगटे खड़े हो गए। इतनी ठंडी में वह पसीने से नहा उठी। अरे, यह आवाज तो दीवार की उस ओर से आ रही है लगती है। आवाज की दिशा में मानवी के कदम अपने फ्लैट से निकलकर पड़ोस के फ्लैट की ओर बढ़ गए थे। बहुत तो भूल ही गई थी। मयंक ने 2 दिन पहले ही उसे बताया था कि पड़ोस वाले फ्लैट में रिनोवेशन पूरा करवा कर नए पड़ोसी आ गए हैं। मानवी जाकर उनसे मिल आए कि उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं। दरवाजा मानवी की हमउम्र जिया ने खोला। मानवी के परिचय देने पर वह उसे ससम्मान अंदर ले गई। संवेदना व्यक्त करने आना तो था हमें, पर घर व्यवस्थित करने में इतना उलझे रहे। मानवी का ध्यान अंदर से आती घंटी की आवाज पर लगा देखकर वह बोल उठी, मेरी सास है, पूजा कर रही हैं। लगभग माँ जी की हमउम्र कदकाठी की महिला धूप लेकर बाहर आ गई। मानवी ने धूप लेकर उनके चरण स्पर्श किए तो जिया ने मानवी का परिचय दिया। ओह, कब से जिया को आपके यहाँ चलने को बोल रही हूँ, पर यह बेचारी भी क्या करे, पूरा घर फैला हुआ है। बहुत दुख हुआ आपकी माँ जी का सुनकर। सुना है बहुत प्यार था आप दोनों में। मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, दुखी मत होइए। बड़े बुजुर्ग चाहे साथ रहे, दूर रहे या बहुत दूर चले जाए, उनका आशीर्वाद अपने बच्चों पर हमेशा बना रहता है, वह भी बिना किसी गिले शिकवे के। मानवी और पलक उन्हें देखे जा रही थी। लग रहा था माँ जी ही उसे अपराध बोध से उबारने के लिए सामने आ खड़ी हुई हैं। उसकी आंखें डबडबा आई। जिया के साथ शायद मानवी की मनोस्थिति भाग गई थी। उन्होंने अपने हाथ का प्यारा स्पर्श मानवी के सिर पर रखते हुए उसे अपने पास खींच लिया। तो मुझ में उनका प्रतिरूप देख सकती हो बेटी। मानवी अब स्वयं को रोक न सकी। उनके गले लगभग फूट फूट कर रो पड़ी। बहते आंसुओं के साथ मन में घर कर गया अपराध बोध भी बहता चला गया। इस कहानी के बारे में अपने में जरूर दी। तो कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।